दोस्तों, हाल ही में बहुत सी परीक्षाएं आपने प्रारंभिक परीक्षा के रूप में दी हैं और उनकी मुख्य परीक्षा लगभग सर पे है। चाहे वो आरओ की परीक्षा हो या पीसीएस की मुख्य परीक्षा हो। इन परीक्षाओं में जब आप सामान्य हिंदी के पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें बिल्कुल नई आती हैं। आपको लगता है उनके साथ क्या करें, और इन्हीं मुद्दों में पल्लवन अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि पल्लवन लिखना निबंध लिखने की तैयारी है। जो पल्लवन लिखना सीख गया, समझिए उसका निबंध अपने आप बेहतर होगा, क्योंकि आजकल जो निबंध के मुद्दे पूछे जा रहे हैं वो पल्लवन की तरह। जैसे स्वार्थी होना उतना बुरा नहीं है जितना कि आतंकवादी होना, या महत्वाकांक्षा हमेशा बुरी चीज़ नहीं है। जैसे पहले के मुद्दे थे, महत्वाकांक्षा के मोती निष्ठुरता की सीपी में अच्छी तरह पलते हैं, तो महत्वाकांक्षी होना हमेशा बुरी बात नहीं होती। लालच कहीं बेहतर है अपराध से, या भाग्यवाद आवरण है पाप का। तो इस प्रकार की जो पंक्तियां पल्लवन के लिए पूछी जा रही थी, आप देखिए कि विगत 4-5 वर्षों में आईएएस की मुख्य परीक्षा हो या पीसीएस में हो, आप वहाँ देखिए निबंध की भी पंक्तियाँ ऐसी लंबी लंबी आ रही हैं पल्लवन की तरह। जैसे ज्ञान और प्रेम दोनों से एक संतुलित जीवन जिया जा सकता है। आईएएस में देखिए अतीत जीवन का आयाम है। बात समझिए, केवल रूढ़िवादी नैतिकता की आवश्यकता नहीं बल्कि बौद्धिक नैतिकता भी चाहिए। तो इस प्रकार के मुद्दे पूछे जा रहे हैं। अब आपको समझना है कि कैसे किसी पंक्ति को हम लिखें, कैसे उसे निबंध से जोड़ें। दोस्तों, पिछली बार हम लोगों ने देखा था नारी के ऊपर पल्लवन और निबंध को, फिर देखा था साहित्य और समाज को। आइए आज हम लोग प्रकृति और पर्यावरण को देखने की कोशिश करें। याद रखिए, प्रकृति और पर्यावरण से हर हाल में मुद्दे पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए पूछा गया मनुष्य एवं प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। फर्ज कीजिए ऐसी पंक्ति हो, या फिर पंक्ति आ गई कि यह प्रकृति परम रमणीय, अखिल ऐश्वर्य भरी शोधक विहीन। याद रखिए, जरूरी नहीं कि भाई पल्लवन की पंक्ति या निबंध की पंक्ति किसी गद्य से ही हो। कविता के रूप में भी वो पंक्ति होती है और गद्य के रूप में भी। या फिर प्रकृति रही दुर्जेय, या फिर प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी न करेंगे बासी फूल। कभी न करेंगे बासी फूल। या फिर प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से है छीनी। या फिर अतिशय विज्ञानवाद, अतिशय विज्ञानवाद मनुष्य और प्रकृति दोनों के लिए घातक है। अब आप देखिए कि क्या ये पंक्तियां आप निबंध में भी प्रयोग कर रहे हैं, और क्या इन्हीं का प्रयोग पल्लवन में भी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्यों ना हम लोग निबंध को ऐसे तैयार करें कि पल्लवन तैयार हो जाए,
और पल्लवन की ऐसी तैयारी करें कि निबंध तैयार हो जाए। और एक बात और, जो लोग ये सोचते हैं कि पीसीएस का निबंध अलग लेवल पे तैयार होगा, आईएएस का निबंध अलग लेवल पर तैयार होगा, यकीन मानिए आपको किसी ने अंधेरे में रखा है। निबंध तो एक कला है, निबंध तो एक शैली है, या यूं कहें कि आत्मा का उन्मुक्त उड़ान है। आपके मौलिक विचारों की एक स्वच्छंद अभिव्यक्ति है, उन्मुक्त अभिव्यक्ति है कि आप सभी आयामों पर कितना सोच सकते हैं। तो दोस्तों, आइए प्रकृति और मनुष्य के संबंध पर आज कुछ जानने की कोशिश करें। देखिए, बार बार कहता हूँ कि बढ़िया निबंध लिखना चाहते हैं तो भाई इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, ये सब तो इकोनॉमिक्स आप जानते ही हैं। कोशिश कीजिए कि थोड़ा दर्शन शास्त्र और साहित्य को भी समझ लीजिए, क्योंकि ये सारे मुद्दे साहित्य से ही उभर के आते हैं। और यदि दार्शनिकता की भी समझ है आपकी, तो फिर तो समझिए कि आपको कोई निबंध में, एथिक्स में ऐसे मुद्दों पे हरा नहीं सकता है। इसीलिए देखिए, विगत कुछ वर्षों से साहित्य बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है, अंकों के लिहाज से भी, सफलता में रैंक को लेकर भी। दोस्तों, प्रकृति का क्या अर्थ है? स्वभाव और वातावरण। क्यों? हम लोग कहते हैं मैं तुम्हारी प्रकृति से परिचित हूं। अंग्रेजी में दोनों के लिए नेचर। तो जैसे आप कहते हैं कि नेचर, तो एक नेचर हमारे भीतर है और एक नेचर हमारे बाहर है। जो भीतर का नेचर है यानी आंतरिक प्रकृति, वह मनुष्य का स्वभाव है, और जो प्रकृति बाह्य है वही वातावरण है। अब जरा समझिए, मनुष्य की जो आंतरिक प्रकृति है यदि मृदु है, कोमल है, तो निश्चित तौर पर बाह्य प्रकृति यानी वातावरण या पर्यावरण, परि जोड़ आवरण से पर्यावरण बना है। परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब जो कवर होता है, जो खोल होता है। तो हमारे इर्द गिर्द चारों ओर जो आवरण है, एक जो कवर है या जो एक माहौल है, वही पर्यावरण है। बाहर की प्रकृति, बाह्य प्रकृति या वातावरण या पर्यावरण तभी संरक्षित या सुरक्षित रह सकता है जब मनुष्य अपनी आंतरिक प्रकृति से कोमल हो, मृदुल हो, सहिष्णु हो, उदार हो, बौद्धिक हो, समझिए, जाहिर सी बात है कि मनुष्य की दूरदर्शिता के ही ये सब गुण हैं। तो जो दूरदर्शी होगा वह हर हाल में स्वयं की रक्षा चाहेगा, आत्मरक्षा चाहेगा। तो आत्मरक्षा यानी मनुष्य की आंतरिक प्रकृति या अपनी रक्षा के लिए बाह्य प्रकृति की रक्षा जरूरी है। तब हम आप डायलॉग देते हैं, पेड़ लगाओ देश बचाओ, नर्मदा बचाओ अभियान, स्वच्छता अभियान, भारत बचाओ अभियान, प्रकृति बचाओ अभियान, अर्थ समिट, चाहे G8 हो, G7 हो
चाहे CTBT हो, कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, चाहे नैम हो, नन अलाइनमेंट मूवमेंट गुट निरपेक्षता, चाहे NPT हो, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, ये जितनी भी संधियां हैं, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हों चाहे भारत के स्तर पर हों, उन सब में मनुष्य की दूरदर्शिता छिपी है। मनुष्य का कोमल स्वभाव, सहिष्णु उदार बौद्धिक स्वभाव इस बात को पहचान पाता है कि हम तभी सुरक्षित रहेंगे जब हमारी प्रकृति सुरक्षित रहेगी। तो प्रकृति आंतरिक भी है, बाह्य भी है। इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों? आइए कुछ और बातों को जानने की कोशिश करें। जब हम लोग प्रकृति की बात करते हैं तो इसका एक और मतलब होता है। इसका मतलब होता है प्रकृति के तत्वों से, प्रकृति की शक्तियों से। तो प्रकृति के तत्व या प्रकृति की शक्तियों का क्या मतलब होगा? देखिए, यह माना गया प्रकृति की 5 शक्तियां हैं। बचपन से हम लोग पढ़ते आए, आकाश, जल, वायु, भूमि, अग्नि, आग, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बनी शरीरा। मनुष्य भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है, इसलिए मरने के बाद वह पंच तत्व में विलीन होता है। और प्रकृति भी इन्हीं 5 तत्वों से बनी है। यानी प्रकृति की इन 5 शक्तियों या इन 5 तत्वों में संतुलन और संरक्षण के द्वारा ही मनुष्य अपने लिए एक सुंदर जीवन की कल्पना कर सकता है। क्यों? क्योंकि यदि इसमें से कोई भी तत्व असंतुलित हुआ, कहीं से भी कोई प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे वायुमंडल प्रदूषण हो, चाहे वायु में, चाहे भूमि का असंतुलन हो, भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, सुनामी हो, जल तत्व, कहीं जंगल में आग हो, कहीं बादलों का फटना हो, तो समझ लीजिए कि प्रकृति निश्चित तौर पर असंतुलित हुई है। प्रकृति की 5 शक्तियों का संतुलन बिखरा है और इन सब का जिम्मेदार कौन है दोस्तों? विज्ञान है, उपभोक्तावाद है, बाजारवाद है, औद्योगिकरण है। कुल मिला के हमारा स्वार्थ। मनुष्य जैसे जैसे विज्ञान की तरक्की करता जा रहा है, वह मैक्सिमम प्रॉफिट के लालच में बाजारवाद से जुड़ता जा रहा है। वह अपने स्वार्थ के कारण उपभोक्तावादी दृष्टिकोण से जुड़ता जा रहा है और ऐसे में प्रकृति का हद से ज़्यादा दोहन कर रहा है। तो अतिशय दोहन के कारण प्रकृति की शक्तियां असंतुलित होती हैं, प्रकृति के तत्व प्रदूषित होते हैं। कहीं भूतापन की समस्या, कहीं ग्लोबल वार्मिंग, समझते हैं ना, ये सब खूब पढ़े हैं आप लोग, कहीं जलवायु परिवर्तन। और ऐसे में जलवायु परिवर्तन या भूतापन या प्रकृति का असंतुलन हम पर ही पलटवार करता है। क्यों? क्योंकि
प्रकृति प्रतिध्वनन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ध्यान से सुनिएगा, प्रकृति किस सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रतिध्वनन, इको। प्रकृति में कुछ ऐसे गुण हैं कि आप कह सकते हैं कि प्रकृति जीवनदायी भी है और प्रकृति विध्वंसकारी भी है। लेकिन कब? यदि मनुष्य प्रकृति का संरक्षण करे तो प्रकृति भी मनुष्य के लिए जीवनदायी साबित होगी। लेकिन दोस्तों, जब हम अपने विज्ञानवादी, उपभोक्तावादी, बाजारवादी, औद्योगिक षड्यंत्रों के द्वारा प्रकृति का अतिशय दोहन करने लगते हैं तो समस्या वहीं से खड़ी हो जाती है। भूतापन, जलवायु परिवर्तन, सुनामी, बादलों का फटना, और तब ऐसी समस्याएं जीवन के लिए घातक, इसीलिए प्रकृति घातक भी है और प्रकृति जीवनदायी भी है। कब? मनुष्य यदि प्रकृति का संरक्षण करे तो प्रकृति भी उपकार के बदले उपकार चुकाना जानती है। किंतु यदि छेड़छाड़ करेंगे, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, विज्ञान यदि है तलवार, सावधान मनुज, कहते हैं सावधान हो जाओ। विज्ञान यदि है तलवार तो फेंक दे रे मनुज, सृष्टि के उस पार क्या मोह तज। किसका मोह तज करके? विज्ञान का। अतिशय विज्ञानवाद मानव और प्रकृति के लिए घातक है, महात्मा गांधी ने भी कहा था। और इसी बात को जयशंकर प्रसाद कामायनी में लिखते हैं, प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से है छीनी। यंत्रवाद इसी विज्ञान, उपभोक्तावाद, बाजारवाद और औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न ये जो यंत्रवाद है, इस यंत्रवाद के आगे मनुष्य लघु मानव हो गया है। मानो मनुष्य बेचारा तड़प उठा है, बौना हो गया, उसकी हैसियत सीमित होकर रह गई है कि विज्ञान अब चमत्कार से कहीं अधिक अभिशाप बन के आया है। और तब आज हम लोग सतत विकास की बात करने लग गए। तो सतत विकास कैसे संभव है? प्रकृति का इतना ही दोहन कीजिए कि वह दोहन ना होकर समुचित उपयोग का रूप लेकर आए। जियो और जीने दो, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रकृति के तत्वों को, प्राकृतिक संसाधनों को बचा के रखा जा सके। अर्थात विज्ञान को मानवतावादी होना पड़ेगा, और मानवतावादी का अर्थ ही है विज्ञान पूरी तरह बौद्धिक ना होकर कहीं ना कहीं उसे भावुक भी होना पड़ेगा, आध्यात्मिक भी होना पड़ेगा, उदार होना पड़ेगा, सहिष्णु। इसीलिए आज के मनुष्य की आवश्यकता है कि वह विज्ञानवादी रहे, बने, किंतु साथ ही भावुक भी बने। वह बौद्धिक बने किंतु आध्यात्मिक भी बने। प्रकृति के प्रति, प्रकृति की दिव्यता के प्रति, प्रकृति के उपकारों के प्रति वह कहीं ना कहीं कृतज्ञ भाव, अपनी कृतज्ञता, अपने उपकृत भाव को लेकर के चले कि प्रकृति ने इतना कुछ दिया है तो क्या हम उसका संरक्षण नहीं कर सकते? जयशंकर प्रसाद कामायनी में लिखते हैं, किंतु प्रकृति रही दुर्जी। याद रखिए, प्रकृति को हम आप हरा नहीं सकते, प्रकृति को परास्त नहीं कर सकते। आप अपने विज्ञानवादी प्रयोगों के द्वारा चाहे तो गर्मी में ठंडक, ठंडी में गर्मी का अनुभव तो हासिल कर सकती हैं, किंतु जो बाह्य वातावरण है उसे आप बदल नहीं सकते, उसे आप परिवर्तित नहीं कर सकते। प्रकृति के नियमों को जब जब आप चैलेंज करने की कोशिश किए, जब जब चुनौती देने की कोशिश आपने की, तब तब प्रकृति ने पलटवार किया है। इसलिए दुर्जीय है।
असंभव है उसे हरा देना। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि मनुष्य प्रकृति का ही अंग है। समस्त जीव प्राणी प्रकृति की ही गोद में खेलने वाले हैं। तो फिर जब हम उसी के अभिन्न अंग हैं, तो हम उसके अंग होकर अपने अंगी को ही, अपने संरक्षक को ही क्यों नष्ट करने पर लगे। तो मामला उठता है कि भाई प्रकृति सुंदर भी है, भयावह भी है, प्रकृति जीवनदायी भी है और घातक भी है। सुंदर कब है? जब वह संतुलित रहे। आपने कविताएं पढ़ी होंगी, लिखते हैं छायावादी रचनाकार प्रसाद जी, यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वर्य भरी शोधक भी है। तुम इसका पटल खोलने को हो परिकर कसकर बनकर मलीन। प्रकृति में वाकई कई संसाधन छिपे हैं। प्रकृति की समृद्धि का लाभ तो लेना है, किंतु याद रखिए कि आपको कर्मलीन बनना पड़ेगा और एक शोधक की भांति इस विचार को भी अपने भीतर समेट के रखना होगा कि यह प्रकृति सबकी है। और जब तक जीवन की कल्पना की जाएगी, जब तक सृष्टि रहेगी, तब तक प्रकृति की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर इसे आज ही क्यों नष्ट कर दें? सतत विकास यानी भविष्य में भी यह बची रहे। तो सुंदर तभी है प्रकृति जब मनुष्य इसका संरक्षण करे। और दूसरी तरफ भयावह है। पंचभूत का भैरव मिश्रण, प्रकृति के पांचों जो तत्व हैं, यदि भैरव रूप ले लें तो जीवन के लिए निश्चित तौर पर विनाशकारी हो जाती है। कई रचनाएं आपने पढ़ी हैं। आज जीएस में आप लोग न जाने कितने सिद्धांत पढ़ रहे हैं, थ्योरम पढ़ रहे हैं, कहीं ग्लोबल वार्मिंग, कहीं ओजोन लेयर में छेद, क्या क्या पढ़ते रहते हैं। और तब आप एक बात और पढ़ रहे हैं कि मनुष्य को एक नया विजन चाहिए। हमारे सरकारी नियमों में, योजनाओं में हर रोज ऐसी बातें जुड़ती हैं। कई बार सहकारी संस्थाएं, कई बार एनजीओ से जुड़ी संस्थाएं या सरकारी योजना से जुड़ी संस्थाएं इस दिशा में कार्य कर रही हैं, चाहे वो वैश्विक संगठन हो। आप देखें कि अर्थ समिट से लेकर के पहले से भी विश्व युद्धों को रोकने के लिए जो संस्थाएं बनी, चाहे एनपीटी हो, सीटीबीटी हो, नैम हो, इन सब का एक ही उद्देश्य रहा है, प्रकृति बचाओ। आपने बहुगुणा साहब का नाम सुना होगा, चिपको आंदोलन। पेड़ से चिपक जाना और तब पेड़ लगाओ, देश बचाओ, पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ। ये है क्या? ये वही रूप है कि प्रकृति को घातक हम खुद बनाते हैं, क्योंकि हमारी स्वार्थ वृत्ति प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करती है। तो करना क्या है? जाहिर सी बात है कि मनुष्य को अपने कोमल स्वभाव का, मृदुल स्वभाव का, अपने कृतज्ञ भाव का, पीढ़ियों से चली आ रही उस विरासत के प्रति हमें कृतज्ञता और आभार का बोध रखना होगा कि इस प्रकृति ने हमारे पूर्वजों को बचाया, अब हमारे वंशजों को भी बचाएगी। यह पुरोगामी भी थी और पश्चिगामी भी रहेगी, और तभी रहेगी जब हम इसके प्रति उपकार का भाव रखेंगे। तो संभव है कि क्यों विज्ञान को घातक कहा गया? क्योंकि विज्ञान का दृष्टिकोण उपभोक्तावादी। उपभोक्तावाद क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिकतम लाभ लेकर प्रकृति का तहस नहस करना, पेड़ को काट करके ऊंची ऊंची अट्टालिका बना देना। ये मॉल कल्चर, ये बीपीओ, ये मल्टीनेशनल कंपनियां, आप समझ सकते हैं, ये ऊंची ऊंची इमारतें। प्रकृति की छाती पर जब जब हम प्रहार करने को तत्पर हुए, तब तब प्रकृति तिलमिलाई और उसने बदला लिया। बताने की जरूरत नहीं है कि पिछले 5 से 10 वर्षों के भीतर आपने देखा होगा कि प्रकृति किस प्रकार पलटवार करती आई है।
हम उसके रहस्यों को समझ नहीं पाए। अभी जिस वैश्विक महामारी से हम लोग गुजर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उस महामारी के भी जिम्मेदार हम खुद ही हैं। किसी देश का नाम लेना मुनासिब नहीं है, आप ले भी सकते हैं, क्योंकि ऐसी शक्तियां जब विज्ञान के माध्यम से प्रकृति को चुनौती देने लगती हैं तो प्रकृति फिर मनुष्य के आगे स्वयं चुनौती बनकर आती है। अब आप इस ढांचे पर किसी भी निबंध को लिखें, किसी भी पल्लवन को लिखें, जितनी इच्छा जो बात लिखना चाहें लिख सकें। रचनाकारों के थीम पर जाएं, विचारकों गांधी जैसे लोग, बर्ट्रेड रसेल जैसे लोग, रचनाकार में जयशंकर प्रसाद, निराला, रामधारी सिंह दिनकर, कई ऐसे रचनाकार, उनकी बातों को भी अगर कोटेशन के तौर पर लें तो न केवल पल्लवन, निबंध भी तैयार कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को बस समझना आवश्यक है। दोस्तों, जो लोग आरओ वगैरह की मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, आपका पूरा सिलेबस मोबिशाला ऐप पर सुरक्षित है। आप चाहें तो उस ऐप को ले करके, उससे जुड़ करके लाभ लें, देखें, फ़ायदा होगा। ढेर सारी शुभकामनाएं, मेहनत करते रहिए।